का काम जो भी है, सोशल हो, प्रिंट हो, विजुअल हो, इसका मुख्य काम है कि लोगों का चेतना बनाएं और उनकी संज्ञा को विस्तार करें। इस दृष्टि से ही मीडिया की महत्व बनती है। और यदि गलत तरीके से हो तो हर व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो कि कितनी भी बड़ी संख्या में हो, वो अपना जो क्षमता है उसके अनुसार काम नहीं कर सकता है। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान 100 करोड़ की जनता है। मैं कहता हूं कि एक जगह में 1000 बकरी हो और एक शेर आ जाए तो संख्या तो बकरी के पास है, पर भागेगा बकरी, शेर नहीं भागेगा। क्योंकि ये बकरियों का चेतना नहीं बनी हुई है, इसके दिमाग में ये बात बैठी नहीं है कि हम बकरे शेर को घेर करके हम में से एक दो जख्म भी हो जाए परंतु लात मार मार के इसको मार सकते हैं। ये बकरी के दिमाग में आती है। शक्ति भी हो, माने संख्या पर्याप्त नहीं है, मैं ये कहने का मेरा अर्थ है। इसी प्रकार से शक्ति भी कितना भी हो, सही चेतना के बिना ये शक्ति का कोई प्रयोजन नहीं कर सकते। सर्कस में 5 सिंह होंगे एक पिंजरे के अंदर। एक दुबला पतला रिंग मास्टर आएगा और वो इन सिंहों को हुक्म देगा कि ऊपर चढ़ो। एक एक सिंह के पास इतनी ताकत है कि वो पंजे से ही मार दें, दांत की बात छोड़ दीजिए, पंजे से ही मारे तो ये रिंग मास्टर मर जाएगा। लेकिन क्योंकि उसकी तैयारी की गई छोटी उम्र से, तो वो आज्ञा मानते हैं। एक एक सिंह आज्ञा मानकर ऊपर मेज पर चढ़ती है जैसे आज्ञा दी गई। इतनी शक्ति है एक सिंह में, फिर भी वो एक दुबला पतला रिंग मास्टर की बात को मानता है। हमारे मनमोहन सिंह भी ऐसा एक सर्कस का सिंह है। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री है, क्यों नहीं सोनिया को ठीक नहीं करता है। उसका ट्रेनिंग ऐसे ही है। मैं उसको 40 साल से जानता हूं। वैसे तो इंडिया छोड़कर चले गया था। जब चंद्रशेखर की सरकार बनी, मैंने उसको फोन किया कि वापस आओ। और हमारी सरकार के उस समय में थॉमस का कैबिनेट मिनिस्टर था, कानून विभाग भी मेरे पास था, और वो आए और हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर बने और इकोनॉमिक एडवाइजर में अच्छे काम कर रहे थे। लेकिन आज उनको प्रधानमंत्री बना दिया। वैसे उनको इस देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो श्रेय मिली है वो मिलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि श्रेय तो नरसिम्हा राव को मिलनी चाहिए थी। और नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, कहा कि आपने चंद्रशेखर के कार्यकाल में आपने एक इकोनॉमिक रिफॉर्म दस्तावेज तैयार किया जिसको कैबिनेट ने भी पास किया था, उसका कॉपी मुझे भी दीजिए और आप भी मंत्री बनिए। मैंने कहा मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं बनूंगा, मंत्री बनने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने फिर एक कमीशन बताया जिसका नाम था गैट कमीशन। उसके कैबिनेट रैंक के हम दोनों ने मिलकर ये इकोनॉमिक रिफॉर्म देखी। मनमोहन सिंह कई बार आते थे नरसिम्हा राव के कमरे में और कहते थे कि मेरा बस का नहीं है, इतनी आलोचना पार्लियामेंट में हो रही है। तो नरसिम्हा राव कहता था मेरे पर डाल दो और तुम्हें यह करना है। उसके लिए वो ठीक थे। लेकिन मीडिया को ना नरसिम्हा राव पसंद था ना मैं पसंद था, क्योंकि हम एडिटर्स की सलाम नहीं भरते थे, ये सिर्फ इसकी भरते थे बस। ये हमारे मित्र हैं बहुत पुराने। लेकिन ये सारे मीडिया वालों को इतनी अहंकार है
खासतौर पर एडिटर, उन्होंने सारा क्रेडिट मनमोहन सिंह को दिया। और लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं कर सकता प्रधानमंत्री, वो इसका सिंध होने के कारण नहीं कर सकता। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले समझिए कि मीडिया का पावर क्या है और सोशल मीडिया इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और इसके जो आज़ादी है उसमें कुछ लगना है तो कितना लगना चाहिए, किस प्रकार की लगनी चाहिए। किस प्रकार की लगनी चाहिए। जब कुछ नहीं था तब तो गांव में एक दूसरे को से बात करके, दूसरे तीसरे से बात करके समाचार फैलते थे। मैं जब स्कूल में था तो हमारी टीचर ने मैं एक लाइन में खड़ा की सब क्लास के सारे स्टूडेंट को, और आखिर में जो स्टूडेंट था उसको उन्होंने एक संदेश दिया कि पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है, और कहा कि वो जो सबसे आखिर में खड़ा हुआ था कि वो आगे का जो आपके सामने खड़ा है उसको ये बोलो कि संदेश उसको कहा। जो उसके बाद दूसरे को बोलना था, उसके बाद किसी को बोलना, बोलते बोलते नंबर 1 के पास संदेश पहुंची। और संदेश में आखिर में जब वो व्यक्ति था उससे पूछा टीचर ने कि क्या संदेश था, तो उसने कहा कि अमेरिका में बहुत सुंदर सुंदर महिला रहते हैं। क्योंकि जबानी बोलते समय और स्मरण शक्ति इसमें होती है, तो जबानी बातों से यानी सही खबर नहीं जा सकती, एक स्तर पर जा सकती है, तो आमतौर पर ये इसकी प्रसारण नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे फिर प्रिंट मीडिया आई। प्रिंट मीडिया में एक मध्य यानी इंटरमीडिएट क्लास बनी, एडिटर्स के हैं, रिपोर्टर्स के हैं, वो बाद में वो मैनिपुलेट हो सकते थे। तो आपको जो खबर मिल रही थी वो रिपोर्टर्स रिपोर्ट लिखते थे, अखबार में छपती थी, उसको पढ़ करके आपको होता था। तो अखबार में ऐसा आया, ऐसा लोग कह करके उसको सच मानते हैं। लेकिन इंटरमीडियरीज की शक्ति को पहचान ली सरकारों ने, और इसीलिए एडिटर्स को खुशामद की, और कई एडिटर्स इसमें आ गए। आज मैं कहता हूं कि मायावती का केस आया, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस, एडिटर्स पर लगाओगे तो 90% एडिटर्स जेल चल जाएंगे। हो सकता है कि अगले कोई अच्छा राष्ट्रवादी सरकार बने तो आपको छोड़कर बाकी एडिटर्स को अंदर भेजना पड़ेगा, तभी ये सब लोग ठीक होंगे। इंडियन एक्सप्रेस की एडिटर, उसके कितने मकान हैं? मालजा मार्ग में जो मकान है वो एडिटर के तनख्वाह में तो नहीं खरीद सकते हैं। तो ये फिर सरकारों ने ये मीडिया की ताकत समझी और उन्होंने एडिटर्स को खरीद लिया। एडिटर्स के नीचे रिपोर्टर्स हैं, रिपोर्टर्स अच्छे भी होंगे तो फिर वो क्या कर सकते हैं, उनकी कहानी नहीं बनेगी। उनको समझ में आती थी कि हमारी कहानी छपनी है, हमारी न्यूज़ छपनी है, तो हमें जो एडिटर नापसंद है उसको नहीं लिखना है। तो धीरे धीरे मीडिया डिस्टॉर्ट होते गए। इस बीच में एक और आयाम आया, वो है टेलीविज़न का, 24/7 न्यूज़। लेकिन टेलीविज़न चलाना बड़ा महंगा है, तो इसके लिए एडवर्टीजमेंट की जरूरत है। एडवर्टीजमेंट माने बिजनेस हाउस। तो बिजनेस वाले भी कोई उनका विरोध करें तो उनके खिलाफ समाचार छपवाएं। तो आज वो टेलीविज़न मीडिया भी इसी प्रकार से हो गई है कि वो कंट्रोल्ड है कई निहित स्वार्थों के हाथों में। परिवर्तन आई जब इंटरनेट आया, तब ये एडिटर की जरूरत नहीं पड़ी, रिपोर्टर की जरूरत नहीं पड़ी। सीधा आप लिखो, जैसे ट्वीट है, फेसबुक है, ईमेल है, सीधा आप लिखो, सीधा जिसको लिखना है वो पढ़ लेता है। तो इससे ये सोशल मीडिया ऐसे होने के बाद
बड़े अच्छे चीज़ें होने लग गए। इजिप्ट में कहाँ जाएगा वो, इजिप्ट मैं नहीं कह सकता, परंतु सोशल मीडिया के कारण क्रांति हुई। सीरिया में, लीबिया में, अमेरिका में भी जब WTO का विरोध हो रहा था तो इंटरनेट के जरिए लोगों ने इकट्ठे हुए। धीरे धीरे इंटरनेट में गूगल इस कारण से लोगों को की जानकारी भी बढ़ने लगी, क्रॉस चेक कर सकते थे, कोई कहे तो उसका वास्तविकता क्या है उसको दूसरे पहलू भी आपको मिल सकती थी। तो इस तरीके से एक सोशल मीडिया बनी है। इस तो घबरा गई और यहां तक कि उन्होंने मुझसे फोन करके कहा कि मुझे बचाओ। अब कल रात को 1 बजे एक मशहूर टेलीविजन चैनल है, उसका नाम है अल जजीरा, उन्होंने कहा कि आपको उसमें आना चाहिए, क्योंकि अब हमें दुनिया में हम समझ गए कि इंटरनेट हिंदू पैदा हुआ है। मैंने कहा इंटरनेट हिंदू क्या होता है? उन्होंने कहा कि ये जो हिंदूवादी हैं वो इंटरनेट के जरिए आज इकट्ठे हो गए हैं और आप और नरेंद्र मोदी उसके नेतृत्व कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पास टाइम नहीं है तो आप कृपया आइए, हम प्रोफेसर हैं तो हम ऐसे मौका कभी छोड़ते नहीं हैं। तो कल रात को 1 बजे 1 घंटे के लिए एक तरफ मैं, दूसरी तरफ कौन? सागरिका घोष, पता नहीं वो आएगी कि नहीं, और सबको छूट होगी उसमें सवाल पूछने के लिए। उसके लिए वेबसाइट है, मैंने ट्वीट किया है उस वेबसाइट का, उसमें आप जो भी सवाल पूछना पूछ सकते हैं। वो कह रहे हैं अल जजीरा जो अरब देशों का एक वाणी बन गई है, वो कहते हैं कि ये जो इंटरनेट हिंदू बनी है ये भविष्य में कहाँ जाकर ये फूटने वाली है। हिंदुस्तान में ये इंटरनेट हिंदू के जो मनस्थिति है या जो भावना है, ये हिंदू राष्ट्र के, हिंदुस्तान की राष्ट्र के बन जाए तो इंडिया में क्या होगा, और इस पर बहस होगी। अब देखिए, कल तक कोई हिंदू पर बोलने के लिए तैयार नहीं था, यानी कोई उसको सोचता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है। वो तो ऐसे मानते थे कि हमारे जो सेक्युलरवादी है वही हैं राज कर रहे हैं और इस देश में उन्हीं का चलेगा। अब एक आ गया है कि हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में एक हिंदुत्व मानने वाली सरकार बन जाए तो फिर हमारी दुनिया का क्या होगा। और अरब देशों में खुल के उसमें सबसे ज्यादा चिंता है, क्योंकि कुछ भी हो हमारे देश के बारे इतना तो सब मानते हैं कि यहाँ के लोगों के पास बुद्धि बहुत है और अनुसंधान और शोध के कार्य में सबसे तेज हैं। सॉफ्टवेयर में उन्होंने करके दिखा दिया। कल मान लीजिए जो अमेरिका दबा के बैठी है वो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स कमर्शलाइज हो जाएगी, व्यापार उसकी हो सकती है, बेचने की स्थिति में हम आ जाएं तो फिर पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी मोटर गाड़ी में। और अरब देशों की चिंता है कि ये आ जाएं तो फिर ये अरब देशों के पास और कुछ नहीं है, सिर्फ जमीन पर छेद करते हैं, उसमें से तेल आती है, खनिज तेल, उसको बेच करके पैसा कमाते हैं। और कल उस पेट्रोल की कोई कीमत ही नहीं होगी तो मुझे लगता है कि अरब देशों के सारे लोगों को फिर वापस तंबू जाना पड़ेगा और ऊंट में बैठ के जाना पड़ेगा, ये स्थिति आ सकती है। तो इसीलिए वो घबराते हैं कि हिंदुत्व मानने वाले लोग राज में आ जाए तो फिर क्या होगा। इसीलिए ये डिबेट, और इसके पीछे क्या है? सोशल मीडिया। जो उन्होंने देखा है, आपने पीछा किया सागरिका घोष या उसका नाम क्या कर दिया, बुरका दत्त, सबके हाल इनको सबको ठंडा कर दिया।
पीछे पड़ जाते हैं। तो ये एक जो नई मंशा पैदा हो रही है, ये क्योंकि आपस में हम लोगों को अब समझ में आ रही है कि हम अकेला नहीं है, बहुत लोग हैं, ये सोशल मीडिया का देन है, इसीलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन इसमें हमें सावधान रहने की भी जरूरत है। ये जो आज़ादी मिली है हमें, ये जो हम स्वतंत्र हुए हैं एडिटर से, मीडिया से, इस माध्यम का दुरुपयोग भी हो सकता है।